कथन कारण का एक प्रश्न लिखिए पहले। कथन कारण का एक प्रश्न लिखिए, थोड़ा अप्रोच समझ में आएगा कि कथन कारण के प्रश्नों को डील कैसे करना है आपको। कुछ खास रहता नहीं कथन कारण के प्रश्नों में। लिखिए, कथन को लिखिए तो पहले सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए, लेकिन पहले ही फॉर्मूले, जो प्रॉपर्टीज, सारा कुछ पता होना चाहिए, वो तो लगेगा ही। लिखिए, कथन लिखा है, त्रिभुजीय आकार के खेत को जोतने की कीमत, त्रिभुजीय आकार के खेत को, त्रिभुजीय आकार के खेत को त्रिभुजीय आकार के खेत को जोतने की कीमत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जोतने की कीमत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जिसका आधार 28 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर, जिसका आधार 28 मीटर, जिसका आधार 28 मीटर तथा ऊंचाई 3.2 मीटर, जिसका आधार 28 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर, कॉमा करके लिखिए, 4,480 रुपए है। 4,480 रुपए है। 4,480 रुपए है। 4,480 रुपए है, ये कथन दिया हुआ है। समझ आ रहा है? किसी त्रिभुजीय आकार के खेत को जोतने की कीमत, खेत है कोई त्रिभुजाकार, उसको जोतने की कीमत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, ध्यान से समझना। 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आता है? 100 रुपया। अब त्रिभुजाकार खेत का आधार दे दिया है और ऊंचाई भी आपको दे दिया है, और कीमत जो यहां पर बताई गई है वो 4,480 रुपए है, ये बताई गई है। कारण लिखिए, कारण लिखिए, रीजन लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई दिया गया है। अतः खेत का क्षेत्रफल, अतः खेत का क्षेत्रफल, अतः खेत का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 28 इंटू 3.2, 1/2 इंटू 28 इंटू 3.2 बराबर 44.8 मीटर स्क्वायर है। 44.8 मीटर स्क्वायर है। फिर फुल स्टॉप करके लिखिए, कीमत, कीमत जो है बराबर क्षेत्रफल इंटू दर, फिर यहां पर ऐसा लिखा है 44.8 इंटू 100 बराबर 4480 रुपए। आपको क्या करवाएगा, सब तो दे ही रहा है इसमें। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। आप क्या करेंगे इसमें, बताओ मेरे को। ये अभी टेट का पूछा गया प्रश्न है एक। ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे आपके पास, ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे। पहला ऑप्शन, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या करेगा। ऑप्शन बी, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा। कथन सही, कारण गलत।
कथन गलत, कारण सही, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न है, यहां से लेकिन बहुत सारी बातें समझ में आएंगी आपको। गणित में कथन कारण के प्रश्नों को बनाने का तरीका समझ में आएगा। अनुपात समानुपात का चैप्टर जब पढ़ा रहा था, कुछ बैचेस में पढ़ाया था, तो वहां पे कथन कारण के कुछ प्रश्न ले रहा था मैं। मॉर्निंग में जब अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ाया था तो कथन कारण के कुछ प्रश्न लिया था उसमें, तब ऐसी बात समझा रहा था। ध्यान से समझना, कथन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर है, कथन में अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब कोई ऐसा प्रश्न है जो न्यूमेरिकली सॉल्व होना है, कोई थ्योरी टाइप का नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, न्यूमेरिकली सॉल्व होने लायक कोई प्रश्न है कथन में। ध्यान से समझना, यही चीज होता है हमेशा। कथन में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कथन में है, और कारण में कोई सामान्य जानकारी बस दे दिया है, कोई सामान्य जानकारी बस दिया है, कोई सामान्य सी जानकारी बस देकर रखा है। ध्यान से समझना, ये आधा से अधिक तो यही कथन कारण को निपटा देगा। कथन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला है और कारण में कोई जानकारी बस देकर के रखा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, समझ आ रहा है, तो आप ये समझो कि इस जानकारी के बेसिस पे, इस जानकारी के बेसिस पे आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो फाइनल वैल्यू है वो फाइंड कर पा रहे हैं क्या। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, क्या ये जानकारी, क्या ये बस जानकारी केवल आपको इस वैल्यू को फाइंड करने में फाइनल फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा पा रही है क्या। अगर ये जानकारी जो है, ये जानकारी जो है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के वैल्यू को फाइंड करने में पूरी तरीके से आपको मदद कर रही है, मतलब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो वैल्यू आप फाइंड करने बैठे हैं ना, वो इसके बेसिस पे मिल गया मेरे को, समझ आ रहा है। इसको पढ़ा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो फाइनल डेटा मेरे को चाहिए था वो डेटा मेरे को प्राप्त हो गया, इसका मतलब तो कारण कथन की व्याख्या करेगा। और कारण में केवल एक सामान्य सी जानकारी दे दिया कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, और कुछ नहीं बताया। एक सामान्य सी जानकारी दिया और कुछ नहीं बताया। कारण में एक सामान्य सी जानकारी दिया जो कि आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फाइनल वैल्यू को फाइंड करने में मदद नहीं कर पा रही है। इसके लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, कैलकुलेशन करके आप इस फाइनल वैल्यू तक पहुंचे, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, और कैलकुलेशन करके आप इस फाइनल वैल्यू तक पहुंचे हैं, तब ये कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं वापस से, जो कथन कारण का एक प्रश्न मॉर्निंग वाले बैच में लिया था, एक रफ लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्ट मेरे को वो प्रश्न याद नहीं है, मैं एक रफ बस आपको बता रहा हूं कि कथन क्या था, कारण क्या था। दोनों में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कहां पर व्याख्या करेगा, कहां पर नहीं करेगा। देखना, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर दिया था आय और व्यय का अनुपात 9:7 दिया था। जैसे यहां पर किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया था 9:7। ध्यान से समझना ताकि मेरे को समझाते थोड़ा बने। ये आय और व्यय का अनुपात 9:7 दिया था और बोला था आय में 10% की कमी हो जाए, बोला था आय में 10% की कमी हो जाए, आय में 10% की कमी हो जाए और व्यय समान रहे, और व्यय समान रहे, तो बचत में 45% कमी होगी। ऐसा ध्यान से समझना, बचत में 45% कमी होगी, बचत में 45% कमी होगी, ये कथन दिया था। अब इसका कारण क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, कारण क्या लिखा था। कारण में लिखा था कि आय में कमी का सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है, आय में कमी का सीधा प्रभाव, आय में कमी का सीधा प्रभाव, सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है, बचत पर पड़ता है, और यदि व्यय स्थिर हो, और यदि व्यय स्थिर हो, और यदि व्यय स्थिर हो तो बचत और अधिक प्रभावित होती है, बचत और अधिक प्रभावित होती है। ये देखिए, एक प्रश्न में ये लिया हूं,
एक ये कथन कारण का प्रश्न है और एक ये आपके सामने प्रश्न है। ये तो अभी टेट में आया हुआ प्रश्न है। देखो ध्यान से समझना, ये दो प्रश्न आपके सामने लिया हूं मैं। यहां पर कारण को देखो, कथन में क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का मतलब मुझे चेक करना होगा कि 45% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे चेक करना होगा। कथन में क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना होगा कि खर्चा 4480 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोटा मोटा देखा जाए तो यही तो मतलब हुआ। मुझे ये चेक करना होगा कि 45% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 45% आ रहा है, इसका मतलब ये कथन सही है। आय और व्यय का रेशियो दिया है, आय में कमी किए, व्यय को सेम रखे, तो जो सेविंग्स था वो 45% कम हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि 45% अगर आ रहा है, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, सही है। अरे सिंपल सा मतलब है, मैं आपको प्रश्न पूछ लूं कि आय और व्यय का रेशियो 9:7 है, आय में 10% का कमी हो गया और व्यय समान है पहले जैसा, तो बचत में बताओ कितने परसेंट का कमी होगा। तो ये प्रतिशत और अनुपात का मिला जुला प्रश्न है, इसको अपन बनाने जानते हैं। अनुपात अगर पढ़े होंगे, प्रतिशत अगर पढ़े होंगे, तो इस वैरायटी के प्रश्न भरपूर मिलते हैं अपन को। तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसमें ये 45% को मेरे को चेक करना होगा कि ये वाकई में 45% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको चेक करना है कि 4480 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये 4480 जो है, ये 45% जो है, ये 4480, ये 45%, इसको पहले समझो। ये 4480 जो है, कारण को पढ़ा और दिख गया कि 4480 ही आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? कारण को देखा, पढ़ा और मुझे दिख गया कि ये कथन जो है ये सत्य है। मैं इस कथन के सत्यता की जांच पूरा पूरा इस कारण के बेसिस पे ही कर दिया। समझ आ रहा है? मतलब इस कारण के थ्रू ही मुझे 4480 प्राप्त हो रहा है। इस कारण के थ्रू, इस कारण के थ्रू मुझे 4480 प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है देखो ना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो लगाऊंगा मैं। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला यहां काहे लगाएंगे, अपन को खुद से आधार दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, तो आधार और ऊंचाई दे दिया है, तो अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो वही लिखा है ये 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाया, आधार को रखा 28, ऊंचाई को रखा कितना 3.2। चेक कर लो, 2 से काटेंगे कितना आएगा 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 44, ये आएगा क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल आया। अब 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना है 100, तो फिर 44.8 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आएगा, 44.8 इंटू 100 मतलब कितना 4480 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसका मतलब ये 4480 मुझे कारण से ही मिल गया। समझ आ रहा है? ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके सत्यता की जांच में पूरा पूरा कारण मेरे को हेल्प किया है। मतलब इस कारण के थ्रू मुझे ये 4480 का डेटा फाइंड हुआ है। इसका मतलब ये कारण क्या कर रहा है, कथन की व्याख्या कर रहा है। मतलब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो फाइनल रिजल्ट है, इसको फाइंड करने में इस कारण का पूरा पूरा योगदान है। ये पूरा का पूरा यही प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा और 4480 फाइंड करूंगा। मतलब इस कथन के सत्यता की जांच पूरा पूरा कारण पे ही चल रही है। मैं अगर इस कथन के सत्यता की जांच करता तो कैसे करता, वैसे ही करता। मैं इस कथन के सत्यता की जांच करता तो कैसे करता, देखो मैं बोलता त्रिभुजाकार खेत का आधार कितना 28, तो मैं वही लिखता 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। पहले मैं क्या करता, ये त्रिभुजाकार कोई खेत है, ये देखिए ये त्रिभुजाकार कोई खेत है, ये आपको दे दिया है कितना 28, और ये ऊंचाई आपको दे दिया है कितना 3.2 मीटर। तो आपको बोल रहा है इसमें आपको पूरा जोतना है, इस खेत को जोतने का मतलब समझ में आ रहा है, इस खेत को पूरा जोतना है, तो पहले पता तो लगे कि इस खेत का क्षेत्रफल है कितना, उसके बाद ही तो मैं बोल पाऊंगा कि 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आता है 100। तो पहले पता तो करो कि ये कितना वर्ग मीटर है। कितना वर्ग मीटर मतलब क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई किया, कितना आया 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 44, कितना आया 44.8 वर्ग मीटर। अब इसके बाद में क्या बोला कि 44.8 वर्ग मीटर आ रहा है इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। अब 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आता है 100, तो 44.8 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया 4480 रुपए। यही पूरी चीज तो कहां दी गई है, कारण में।
समझ पा रहे हैं? मतलब इस कथन के सत्यता की जांच करने में पूरा पूरा हेल्प किसका ले रहा हूं मैं? कारण का। इस कारण को पढ़ के सीधे मैं बोल सकता हूं कि 4480 आएगा। इस कारण के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि ये कथन जो है ये सत्य है। समझ पा रहे हैं? कारण के बेसिस पे मैं बोल पा रहा हूं कि ये कथन क्या है? सत्य है। कारण के बेसिस पे। समझ आ रहा है? ये कारण पूरा हेल्प कर रहा है मुझे। मैं बिना कुछ किए इस कारण को पढ़ करके इस कारण के बेसिस पे बोल पा रहा हूं कि ये कथन सत्य है, इसीलिए यहां पर कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? दोनों सही तो ऑलरेडी है ही। और यहां पर मैंने अच्छा दोनों सही है कैसे चेक करेंगे? तो आप यार देखो, कारण को पहले चेक करोगे तो दिख ही जाएगा कि ये क्या है? सही। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये भी दिख जाएगा कि ये भी क्या है? सही है। दोनों सही तो थे। और कथन के सत्यता की जांच पूरा पूरा कारण के बेसिस पे हो गया। मतलब इस कथन के सत्यता की जांच मतलब ये 4480 जो आ रहा है वो इस कारण को पढ़ करके ही मुझे समझ में आ गया कि 4480 आएगा। मतलब इस कारण को पढ़ा और मुझे समझ आ गया कि हाँ ये कथन सत्य है। तो कारण को पढ़ के अगर मुझे समझ में आ गया कि ये कथन सत्य है, देखो कथन कारण दोनों सत्य होंगे तभी तो व्याख्या की बात आएगी। दोनों में से कोई भी एक गलत हो गया तो व्याख्या की बात तो आएगी ही नहीं। दोनों सही होने चाहिए। अब ये जो सही हुआ है इसको पढ़ करके अगर मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये वाकई में सही है, समझ आ रहा है, आप इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप बोले सर मैं इंडिविजुअल चेक करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से समझ आना। मैं बोला सर इंडिविजुअल चेक करूंगा इसको, आप इंडिविजुअल चेक कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक स्टेप ये भी होता है कि आप दोनों को इंडिविजुअल चेक करिए, मतलब दोनों को अलग अलग प्रश्न मान के चेक करिए। दोनों को अलग अलग प्रश्न मान के चेक कर लीजिए आप। तो दोनों को अलग अलग प्रश्न मान के चेक कैसे करेंगे? तो ये मेरे लिए एक नया प्रश्न है। नया प्रश्न बोलने का मतलब खेत का आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, बोला है 1 वर्ग मीटर में 100 रुपया खर्चा आता है, तो खेत को जोतने में खर्चा 4480 आ रहा है क्या? तो मैं इंडिविजुअल चेक कैसे करता? ऐसे चेक करता। तो मैं बोलता कि हाँ बिल्कुल ये कथन क्या है? सही है। फिर मैं कारण को इंडिविजुअल चेक करता तो आधार और ऊंचाई रखता, कैलकुलेशन में यही आ रहा है, कैलकुलेशन में यही आ रहा है। मतलब इंडिविजुअल दोनों क्या है? सही है। इंडिविजुअल दोनों सही निकले। अब इंडिविजुअल दोनों सही निकले तो मैं एकदम ये बात पे जोर दे रहा हूं कि आप अब छोड़ो, दोनों सही आ गए। अब आप छोड़ो कि कैसे आए हैं, आप ये देखो कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का उत्तर है, क्या ये उत्तर बस इस कारण को पढ़ के आप दे पाओगे? बिल्कुल दे पाऊंगा। ये उत्तर मैं इस कारण को पढ़ के दे पाऊंगा। इसका मतलब ये कथन जो सत्य हुआ है पूरा पूरा कारण के बेसिस पे हुआ है, इसीलिए कारण कथन की व्याख्या करेगा। यहां पर ये वाले में देखिएगा, ये वाले में आ जाइए, देखना इसको। यहां पे क्या बोला? आय और व्यय का रेशियो कितना? 9:7। आय में 10% का क्या हुआ? कमी। व्यय में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो बचत में 45% क्या होगा? कमी होगा। आय और व्यय का रेशियो दिया है, आय में 10% कमी और व्यय में कोई चेंजेस नहीं किया है, तो बचत में 45% कमी होगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? ये 45% होगा कि कुछ और होगा, ये मेरे को चेक करना। यही तो प्रश्न है ना कि ये 45% ही होगा कि कुछ अलग होगा, ये मेरे को चेक करना है कि ये 45% ही होगा कि अलग होगा। बस कथन ये है मेरे लिए। अब कारण में आ जाओ। कारण क्या बोल रहा है? आय में कमी का सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। मेरी आय कम हो जाएगी तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? बचत पर। और यदि व्यय स्थिर हो मतलब खर्च कांस्टेंट हो, पहले जितना खर्च करता था मैं खर्च उतना ही कर रहा हूं, समझ आ रहा है? पहले मैं जितना खर्च करता था खर्च मैं उतना ही कर रहा हूं, और ऊपर से आय क्या हो गया? कम। तो मैं बोल रहा आय में कमी का सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है, और यदि व्यय स्थिर हो तो बचत और अधिक प्रभावित होती है। तो बिल्कुल कारण सही बात बोल रहा है कि मेरी आय अगर कम होगी तो इसका प्रभाव मेरे बचत पर पड़ेगा, और व्यय पहले जैसा है और आय कम हो गई है तो बचत तो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन क्या इस कारण को पढ़ के आप ये बोल पा रहे हैं 45% आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बोल पा रहे हैं। यही खेल है इसमें बस। क्या आप इस कारण को पढ़ के बता पाए 45% आएगा कि 44 आएगा कि 50 आएगा? नहीं बोल पा रहे हैं। यहां पे इस कारण को पढ़ के बता पा रहा हूं कि 4480 ही आएगा। इस कारण को पढ़ के बता पा रहा हूं कि 4480 ही आएगा। इस कारण को पढ़ा, बस मेरे को दिख गया 4480 आएगा। मतलब इस कथन के सत्यता की जांच जो है इस कारण के बेसिस पे मैं कर डाला हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कारण कथन की व्याख्या करेगा। यहां पर मैं बोला कि कथन में ये 45% का डेटा जो है इसको चेक करना ही कथन के सत्यता की जांच होगी कि कथन सत्य है कि असत्य है। तो इस 45% को चेक आप इस
इस जानकारी के बेसिस पे कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो। बताओ ना, इस जानकारी को पढ़ा और बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? नहीं पता। इसके लिए तो मेरे को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करता? थोड़ा मोड़ा जानते होगे तो आय को क्या लेता मैं? 900। रेशियो से अपने मन से यहां पे डेटा क्या उठाता? 900 और 700। 900 700 क्यों लिया? ताकि परसेंट लगाने में दिक्कत ना हो। आय को लिया 900, व्यय को कितना? 700। आय में क्या हुआ? 10% कमी। 10% कमी तो 900 का 10% 90। 90 कम हो गया, कितना हो गया? और व्यय समान मतलब कितना? तो पहले बचत कितना होता था? 200। और अब बचत कितना हो रहा है? जल्दी बताओ तो 110। तो बचत में कमी का परसेंट निकालो यहां से। कितना रुपया कम हो गया बचत? 90। किस पर? 200 पर। तो 90 200 का कितना परसेंट है? जनरल कैलकुलेशन आता होगा 45। कथन सत्य है, 45 आ रहा है, लेकिन उसमें कोई रोल है क्या इसका? नहीं है। कारण अपने आप में सही लिखा है कि आय में कमी हो गई मेरी। मान लो मेरी पहले आय थी 1000, व्यय था 800, तो बचा कितना रहा था? 200। अब मेरा आय हो गया कम, 900 हो गया मान लो। बचत उतना ही है, तो सॉरी व्यय उतना ही है, तो बचत पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। मेरा आय पहले 1000 था और खर्च था 800, तो बचा कितना रहा था? 200। अब मेरा आय हो गया कम और बचत सॉरी व्यय पहले जैसा है। आय मेरा हो गया कम, वही बोल रहा है। ये देखो ना, आय में कमी का सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है। और यदि व्यय स्थिर हो, मतलब खर्चा आपका पुराने जितना है और आय हो गया कम, तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? बचत पर पड़ेगा। तो ये अपने आप में सही जानकारी लिखी है, लेकिन क्या ये जानकारी मेरे को 45% तक पहुंचा पा रही है? नहीं। तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा। समझ आई बात? क्लियर हो पा रहा है? तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा 10-12 प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है बस आपको कथन कारण के प्रश्नों में। जैसे ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। अब ऐसा थ्योरेटिकल प्रश्न भी आते हैं कुछ। थ्योरेटिकल प्रश्न का मतलब जैसे एक प्रश्न कराऊंगा अभी, एक आया था ना वो कि वृत्त के किसी पॉइंट से स्पर्श रेखा गई है और उसी पॉइंट से रेडियस खींच दिए, तो ये दोनों क्या होंगे? लंब होंगे एक दूसरे पर। ऐसा एक प्रश्न आया था कथन कारण का, तो वो थ्योरेटिकल प्रश्न हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, व्यापम का जो नया ट्रेंड चल रहा है, इसमें तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि अगर कथन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, अरे ये समझ आया कि नहीं आया? ये जनरल कैलकुलेशन है, इतना तो गणित आता होगा कि रेशियो से अपने मन से डेटा मान लिए। सर क्यों मान लिए? तो परसेंटेज में सामने वाला आंसर मांग रहा था, कुछ भी लो सब में सेम आएगा। तो मैं आय को 900 और व्यय को 700 माना, तो आय में 10% कमी हो गया, तो 900 का 10% 90, कितना हो गया? 810। व्यय स्थिर है, तो पहले बचा रहा था 200, अब बचा रहा हूं 110, तो 90 रुपया कम बचत हो रहा है। किस पर? 200 पर। तो 90 200 का कितना परसेंट है? 45। तो 45 आ रहा है, लेकिन इस 45 को लाने में इसका कोई रोल है क्या? नहीं। मेरे को अलग से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, तब जाके मैं बोला कि 45 आ रहा है। मतलब इस कथन के सत्यता की जांच में कारण का कोई लेना देना नहीं है, जबकि यहां पे कथन के सत्यता की जांच में कारण का पूरा पूरा लेना देना है। कारण को पढ़ा और मैं बोल दिया कि ये कथन सत्य है, इसका मतलब यहां पर कारण कथन की व्याख्या करेगा। यहां पर कारण को पढ़ के मैं बोल ही नहीं पाया कि 45 आएगा कि नहीं। मान लो यहीं पर मैं बोल देता चलो 44, यहां पर मैं बोल देता 44 है, यहां पे मैं बोल देता क्या है? 44। यहां पे मैं बोल देता 44, तो भाई ये तो सही है अभी भी, ये तो अभी भी सही है, लेकिन ये अब क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि ये डेटा 44 की जगह क्या होना था? 45। समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल सा अप्रोच है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कथन में है, तो कारण में ऐसी जानकारी हो जिसको पढ़ूं और कथन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का उत्तर मुझे मिल जाए, तब व्याख्या होगा। ऐसा कोई सामान्य सा कोई जानकारी दे दिया है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट टाइप का बता दिया है, तो वो व्याख्या नहीं करेगा। यही तो किया था नगर सैनिक में भी। नगर सैनिक में जो प्रश्न आया था कथन कारण का, उसमें भी पूरा पूरा दे दिया था कथन, और उसके बाद कारण में पूरा छाप दिया था। कथन जिस बेसिस पे सही चीज थी, कथन जिस बेसिस पे सही था, वो पूरा बेसिस जो है उठा के डाल दिया था कारण में, तो व्याख्या करेगा वो। समझ आ रहा है? क्लियर हो पाया क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर जो है उत्तर क्या लेंगे? ए, और यहां पर उत्तर क्या लेंगे? बी। तो यहां पर व्याख्या नहीं करेगा और यहां पर व्याख्या करेगा। समझ आया पूरा? ऑनलाइन में लेट जुड़े हो तो फिर से देखना यार, वापस से मेरा हिम्मत नहीं बताने का 50 बार। लेट जुड़ना है और सुबह से 10 ठो क्लास लेना है, उसके बाद यही करते रहे आप लोग का यार।
50 बार एक ही चीज को बताया हूं, लेट जुड़े हो तो फिर से देख लेना वीडियो को, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं 1 घंटा में अभी और। समझ आ गया ये? कहां पे व्याख्या करेगा, कहां पे नहीं करेगा, क्लियर है ये? कुछ खास नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलो क्वेश्चन लिखो फिर इसके आगे। और भी क्वेश्चंस हैं जैसे, और सही जोड़ी बनाने के प्रश्न में तो कोई दम रहता नहीं है यार, वो सब तो टाइम पास ही है। सही जोड़ी बनाने के प्रश्नों में तो दम नहीं रहता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए बस आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों में, वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ प्रश्न थोड़े से टफ हो जाते हैं, कराऊंगा। जैसे एक ये प्रश्न आया था, सुन लो बस। सही जोड़ी बनाने का प्रश्न था, यहाँ पे कॉलम 1 लिखा था, ये तो आराम से बनेगा आपसे। यहाँ पे कॉलम 2 लिखा था। और भी कथन कारण के प्रश्न लूंगा अभी, एक बार पूरा खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे प्रश्न लेंगे फिर। यहाँ पे स्पर्श रेखा लिखा था, बताया हूं स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट। यहाँ पर लिखा था छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे लिखा था जीवा, ये भी बताया हूं, कॉर्ड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे त्रिज्या, रेडियस, ये टेंजेंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कॉर्ड और ये रेडियस। अब इधर पे ऐसा लिखा था यार, वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं में, 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ध्यान रखिएगा। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श, एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा। ऑप्शंस ऐसे दिया हुए थे, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है। ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 1 है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। जल्दी बोलो यार क्या आएगा, सिंपल प्रश्न है ये तो। अब इसमें आपके पास चॉइस रहता है, बल्कि सही जोड़ी बनाने के प्रश्न में तो चॉइस रहता है कि एक नहीं पता, दूसरा पता, दूसरा नहीं पता, तीसरा पता, कम से कम 2 भी पता है। कभी कभी तो एक भी पता है तो भी किस्मत लग जाता है कि चलो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें कि अपन को जो पता था वही मैच हो रहा है, और कम से कम 2 भी पता है ना तो काम चल जाता है। कुछ नहीं पता त्रिज्या तो पता रहता है, कुछ नहीं पता तो त्रिज्या तो पता रहता है। त्रिज्या क्या होती है आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा,
ये तो पता ही है अपन को। कुछ नहीं पता तो वृत्त की त्रिज्या के बारे में तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त की त्रिज्या तो अपन बता ही सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र से आप जानते हैं त्रिज्या तो ये होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु, ये वृत्त पर स्थित बिंदु सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसी को। मतलब क्या आ रहा है, डी का 3, डी का 3 एक ही में है, देखो एक ही से खत्म हो जा रहा था। कुछ नहीं पता होता, केवल त्रिज्या पता होता तो भी काम खत्म हो जाता आपका। बाकी सब पता होना चाहिए। जीवा क्या होती है बताया था ना, ये देखिए ऐसा, ये जीवा, ये सब क्या है, जीवा है। मतलब क्या हो जाएगा, जीवा क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। खत्म हो जाता वहीं पे, खत्म। ये देखो ऐसा, ये देखो ये आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब ठीक है क्या है, दो है। स्पर्श रेखा क्या होती है बताया था, एक ही बिंदु से होकर जाती है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक ही बिंदु से होकर जाती है, एक ही बिंदु से स्पर्श करती हुई निकलती है, एक ही बिंदु से। ये हो जाएगी छेदक रेखा। समझ आ रहा है, ये छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा ऐसा प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी और वृत्त के केवल एक ही बिंदु से स्पर्श करते हुए निकलेगी, उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा का क्या हो जाएगा, वृत्त के केवल एक ही बिंदु से स्पर्श करती है, तो एक का 4 हो गया। छेदक रेखा आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, वृत्त को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। ये तो आसान सा प्रश्न था, त्रिज्या को भी जानते तो भी बन जाता ये तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्या, जीवा, ये सब क्या होता है, कल ही बता रहा था। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला दीजिए। व्यास क्या था, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाइए लेकिन केंद्र से होते हुए। वृत्त के सरकमफ्रेंस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाइए लेकिन केंद्र से होते हुए। जीवा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाइए, केंद्र से होकर जाना ही कंपलसरी नहीं था। और स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली या किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को ही बोलते हैं स्पर्श रेखा। इंग्लिश में इसको टेंजेंट, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको कॉर्ड और इसको बोलते हैं रेडियस। बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आए थे। परवलय वगैरह बताऊंगा लास्ट में, वो सब अभी नहीं पढ़ाया हो। ये देखो ये कितना सिंपल सा था, जैसे आकृतियों के नाम उनकी भुजाओं की बढ़ती संख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। आकृतियों के नाम उनकी भुजाओं की बढ़ती संख्या, उनकी भुजाओं की बढ़ती हुई संख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। आयत है, अष्टभुज, षटभुज, त्रिभुज, पंचभुज। 3 4 5 6 8, त्रिभुज में 3, आयत में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, अष्टभुज में 8। आसान सा था ये तो बता चुका ना, ये अमीन पटवारी में आया था ना, ये अमीन पटवारी में आया था ये प्रश्न। किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं, किस, लिख लो इस प्रश्न को, ये अमीन पटवारी का पूछा गया प्रश्न है, ये पढ़ाया हो ना ये तो। किस चतुर्भुज के विकर्ण, किस चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं, एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं। जे था समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। के में था सम चतुर्भुज, रोम्बस, रोम्बस। एल में था आयत और एम में था वर्ग। Which quadrilateral has diagonals that are perpendicular bisectors of each other? Which quadrilateral has diagonals that are perpendicular bisectors of each other? That are perpendicular bisectors of each other. याद है ना ये, याद है ना यार। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, कौन कौन से में, याद है ना। चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तभी, याद आ रहा होगा ऐसा लिखवाया भी था, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, चारों भुजाएं अगर चतुर्भुज की बराबर हैं तभी दोनों विकर्ण, तभी दोनों विकर्ण
90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ये लिखवाया भी था, बार बार बोला था इस चीज को, इस प्रॉपर्टी का यूज भी किए थे। चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, चारों साइड्स अगर इक्वल हैं, तभी विकर्ण 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री पर, समझ आ रहा है? आपने पढ़ा था वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये देखिए, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट किए थे और 90 डिग्री पर वर्ग में। और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये देखिए, ये समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये समचतुर्भुज बनाए थे अपन, इसके भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री पर। तो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, दोनों एम और के। तो ऑप्शन ऐसा देखते जिसमें के और एम होता, ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें के और एम होता, यही आपका उत्तर होगा। बन जाएगा। आएंगे कथन कारण के प्रश्न में, फिर से थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखिए। कथन कारण ही मत खेलिएगा, क्योंकि आएगा कि नहीं आएगा क्या है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा तो कथन कारण बनेगा। समचतुर्भुज का तो हो गया था क्वेश्चन ना, और समांतर चतुर्भुज का भी करा दिया था बहुत सारा क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, यदि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, अच्छे प्रश्न है ये, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, 56 सेंटीमीटर व्यास मतलब त्रिज्या कितना? 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्ताकार तार को, वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा जाता है। आयत के रूप में मोड़ा जाता है। आयत के रूप में मोड़ा जाता है। समझ पा रहे हैं? एक वायर है वृत्ताकार, इसको अपन आयत के रूप में मोड़ दिए। क्या खास बात है इसमें? हाँ, समझ आ रहा? दोनों का परिमाप क्या रहेगा? सेम, यही खास बात है। परिमाप का मतलब क्या? वृत्त को ऐसा खोल दिया तो ये परिमाप है उसका, परिधि। समझ आ रहा है? वृत्ताकार तार का मतलब ऐसा कोई तार है, इसको खोलूंगा तो ऐसा मिल जाएगा मेरे को ये। अब इसको आयत के रूप में मोड़ दीजिए, आयत के रूप में ऐसा मोड़ दिया। कहने का मतलब ये जो लेंथ है ना, वही लेंथ क्या है? ये है, वही लेंथ ये है। इसका मतलब जो वृत्त का सरकमफ्रेंस परिधि है, वही क्या है? आयत का परिमाप। ये मेन बात है, ऐसे प्रश्न आए हैं। लिखेंगे आगे। वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में है। 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 तो आयत से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत से घिरा क्षेत्रफल बनाइए, बनना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लिंक करिए चीजों को, और बनना चाहिए आप लोगों से। वृत्त का निकालिए परिधि, वही क्या होगा? आयत का परिमाप। वहां से आपको मिलेगा के मिलेगा तो भुजाएं मिलेंगी, तो फिर क्षेत्रफल मिलेगा।
1792, वेरी गुड, ठीक। बाकी लोग बनाओ, बनने लायक प्रश्न है यार, ये बनना ही चाहिए। इस वैरायटी का प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। आया किसी और का? 1792, वेरी गुड, ठीक, बढ़िया। बनाओ बनाओ, कोशिश करो, बनेगा। जो दिया है वहां से के मिलता है, आ रहा है, ठीक। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आ गया है। 1792, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शांति सिंह, LK, दामिनी, नेहा, रवीना, बहुत लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया। 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना, लेकिन लास्ट में कमेंट किए उज्जवल, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है वो। बहुत बढ़िया, आया पीछे 1792। आपको वृत्त का व्यास दिया है 56, त्रिज्या कितना होगा? 28, त्रिज्या 28, तो परिधि कितना? 2 पाई r लगा दो, वहां से परिधि कितना आया? 176। वही क्या होगा? आयत का परिमाप, वही आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप आपको दे दिया है कितना? 176। आयत का परिमाप आपको 176 दे दिया है। अब रेशियो दिया है, भुजाओं का रेशियो कितना है? 7:4, मतलब 7 के 4 के ले लो आप, यहां से 7 के 4 के ले लो, यहां से परिमाप दिया है, इक्वेट करके के निकालो, के निकला, भुजाएं मिलेंगी, भुजाएं निकली तो फिर आप क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए, मेन कंसेप्ट यहां पे क्या था? तो मेन कंसेप्ट यहां पे बस यही था कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा जाता है, आयत के रूप में। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। आयत के रूप में मोड़ने का मतलब क्या? सिंपल सी बात है, ये कोई वृत्ताकार तार है, ये देखिए। आप भी ऐसा कभी कभी करते हैं, वो जो वायर रहता है, GI तार रहता है, कभी उसको अपन ऐसा वृत्त बना देते हैं, कभी उसको अपन चतुर्भुज बना देते हैं। लेंथ तो उसका सेम ही है ना दोनों केस में। अपने पास कभी कभी ऐसा वायर पड़े रहता है, GI तार जो रहता है जनरली, और GI तार से कभी कभी अपन ऐसा मोड़ करके वृत्त बना दिए, फिर उसी को घुमा करके ऐसा चतुर्भुज बना दिए। तो इसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह कि दोनों ही केस में जो लेंथ है उस वायर का वो क्या है? सेम है। कहने का मतलब जो लेंथ में वृत्त बनाने में यूज किया वही लेंथ में चतुर्भुज बनाने में यूज किया। इसका मतलब जो वृत्त का परिधि है, सरकमफ्रेंस है, वही क्या है? आयत का परिमाप है। समझ आ रहा है? ये वृत्त बना दिया, मेरे पास ये वायर था, देखो ये वायर था, इसको ऐसा घुमा करके वृत्त बना दिया, फिर इसी को घुमा करके मैं क्या बना दिया? आयत बना दिया। तो ये जो लेंथ है, ये देखिए, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, वही लेंथ कौन सा है? ये वाला है, वही लेंथ जो है ये है। इसका मतलब दोनों का, इसका मतलब दोनों का परिधि क्या रहेगा? समान। बस वृत्त में अपन सर्कुलर शेप है तो परिधि नाम देते हैं, और इसमें अपन नाम देते हैं परिमाप। है दोनों एक ही चीज, इसका परिधि, इसका परिमाप, है दोनों एक ही चीज। नाम बस वृत्त में परिधि, सरकमफ्रेंस, और चतुर्भुज या त्रिभुज में अपन बोल देते हैं परिमाप, पेरीमीटर। है दोनों एक ही चीज, मतलब दोनों का एक ही है। तो आपको वृत्त का व्यास कितना दिया है? 56, तो त्रिज्या कितना होगा? सीधे बोलो, यहां से त्रिज्या ही निकाला करो। त्रिज्या कितना? 28 होगा। त्रिज्या 28, तो जल्दी से बता दीजिए वृत्त का परिधि, जल्दी से वृत्त की परिधि। ये सारे फॉर्मूले पता है, सब लिखवा चुका, सब बता चुका कैसे आए हैं। 2 पाई r होता है ना वृत्त का परिधि। पाई का वैल्यू कितना?
आर का वैल्यू कितना, 7 चौको 28, कितना आ जाएगा 176। परिधि लेंथ है मतलब सेंटीमीटर में, लेंथ है ये सेंटीमीटर में। और यही क्या है, यही है आयत का परिमाप, यही आयत का परिमाप है। तो यही आयत का परिमाप है, क्योंकि लेंथ बता रहा है 176, क्या बता रहा है, ये लेंथ 176 सेंटीमीटर है, मतलब आयत का जो परिमाप है, क्योंकि इसी लेंथ को घुमा करके आयत बना दिया, तो जो आयत का, ये जो आयत का परिमाप है ये भी कितना है 176 है। अब यहां से आप क्या करिए, यहां से आप ऐसा कर लीजिए कि ये आयत है, इसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है, तो मान लो ये 7 के है, ये भी 7 के, ये 4 के, और ये भी क्या है 4 के। अब आपको पता है कि जो दिया है वहां से के निकलेगा, क्या मिल गया परिमाप। ये एकदम सिंपल सा रहता है अप्रोच, परिमाप पता है तो जो पता है वहीं से के निकलेगा। आप परिमाप क्या जानते हैं, 2 7K प्लस 4K, होगा ऐसा। तो 7 और 4 11, तो 2 इंटू 11K बराबर कितना 176, 11 एकम 11, 11 छक 66, 2 से 8 बार, के का वैल्यू कितना आ गया 8, के 8 आया, तो खत्म करिए, 8 सत्ते कितना 56, 8 चौको, क्षेत्रफल के लिए 56 इंटू 32 कितना आएगा 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या क्या करना है, सिंपल सा है, लिंक एक दूसरे से हो रहा है सारे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। सेम ऐसा ही प्रश्न 19 में और 22 में पूछा गया था, सेम ऐसा ही 19 और 22 में। कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को, ये समझ आ रहा है ना कि जो वृत्त का परिधि था वही क्या है आयत का परिमाप। और वृत्त का अगर मेरे को व्यास पता है मतलब त्रिज्या पता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास पता है मतलब त्रिज्या पता है, त्रिज्या पता है तो आप परिधि बता देंगे। 7 से 28 को काटिए, कितना आ गया 176 सेंटीमीटर, लेंथ है तो सेंटीमीटर, यही क्या है आयत का परिमाप। अब आप खुद सोचिए, प्रश्न ऐसा हो गया है कि आयत की भुजाओं का रेशियो दिया है आपको, रेशियो अगर दिया है तो वहां से आप जनरली के मानते हैं, तो मान लिया 7K 4K, तो परिमाप 2 ब्रैकेट में 7K प्लस 4K कितना आ गया 11K, ये होता है परिमाप। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो अपन निकाले थे फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा अपना के का वैल्यू 8, के 8 आ गया, तो बता दीजिए लंबाई 56 चौड़ाई 32, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्षेत्रफल 1792। बढ़ू आगे, चेंज कर रहा हूं हर प्रश्न को ध्यान रखिएगा, सिमिलर प्रश्न नहीं दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का सेपरेट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं ना, वो तो पूरा करा चुका हूं मैं। याद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था बताओ आप, माफी बताओगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल थोड़ा सोच के बोला करो, जो पूछ रहा हूं बताओ सोच के। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, क्या क्या होता है, क्या लंबाई का है बोल रहे उसको, आधार बोलो ना उसको, लंबाई चौड़ाई का है बोल रहे उसको, आधार बोलो उसको। आधार किसी को भी ले सकते हो, उस पर सामने से जो लंब डलेगा उसी को क्या बोलते हैं ऊंचाई। आपको याद क्यों नहीं है, ऐसा बस क्लास करने से हो जाएगा क्या, रिवीजन वजन नहीं करते हो घर जाके क्या, हाँ रिवीजन नहीं करते हो क्या। देखो एक ही माप, एक ही माप ब्रैकेट में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक ही माप, एक ही माप ब्रैकेट में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि 3 सिक्के एक ही माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 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 सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शंस को देख लीजिएगा, पाई के टर्म में ही पूछ रहा है। सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। अभी 4 सिक्के फिर रखेंगे। 4 सिक्के तो बहुत आसान हो जाएंगे। ये 3 सिक्के को रखा है। अच्छे प्रश्न है, दोनों आ चुके हैं। 3 सिक्के वाला प्रश्न भी आ चुका है, 4 सिक्के वाला प्रश्न भी आ चुका है। सोचो, दिमाग दौड़ाओ, क्या आएगा? ऐसे जो बनाए हो आप, तीनों सिक्के एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं क्या? पहला सिक्का और तीसरा सिक्का स्पर्श कर रहा है क्या आपका? ऐसे ही रखते हो क्या मेज पे आप 3 सिक्के एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए? हाँ, ऐसे बनाओ। हाँ, ऐसा स्पर्श होगा अब। हाँ, अब ऐसा बनाना कि बीच में जगह भी बचे। बनाओ बनाओ, कैसा बनेगा सोचो यार सभी लोग। अच्छा प्रश्न है, अभी 4 सिक्के भी रखेगा। बनाओ बनाओ जल्दी से। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है क्या? ऐसे बनेंगे, देखो बनेंगे क्या? ऐसे बनेंगे, 3 सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से बनेंगे। आप अगर ऐसा बना दोगे, तीनों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए ऐसा बनाओगे, ये देखो ऐसा बनाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा बनेगा, तो तीनों एक दूसरे से स्पर्श कहां कर रहे हैं? आप अगर ऐसा बनाते हो तो तीनों एक दूसरे से स्पर्श कहां करेंगे? आप अगर ऐसा बनाओगे कि सर ऐसा बना दिए, तब तीनों एक दूसरे से स्पर्श कहां कर रहे हैं? आप ऐसा बना दो तो तीनों एक दूसरे से स्पर्श कहां कर रहे हैं? देखो तो यहां पे तीनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। समझ आ रहा है? क्या उत्तर निकाले? ए की बी? क्या ए की बी? चलो ध्यान से देखो, अच्छा प्रश्न है। फिर आप 4 वालों को बनाओगे, 4 वाले को बनाएंगे। अच्छा, 4 सिक्के स्पर्श करने होते तो कैसे करते बताओ तो? 4 सिक्कों को स्पर्श ऐसा करते क्या? यहां बैठाते इसको
और यहां बैठाते इसको, ऐसा ऐसा करते। 4 सिक्के स्पर्श कराने होते तो ऐसा कराते, 3 सिक्के स्पर्श कराने हैं तो ऐसा कराऊंगा मैं। होगा ऐसा? अब ध्यान से समझो प्रश्न क्या पूछा है, देखो ध्यान से देखो, अच्छा प्रश्न है, ये वाले को बनाओगे आगे चल के, अभी डेटा दूंगा इसका मैं। क्या बोला है? एक ही माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो सबका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को, देखो ना, ये इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये जो है इसको कर रहा है ना, इसको भी कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो तीनों एक दूसरे को स्पर्श करें ऐसा स्थिति अपन को बनाना था, तो तीनों एक दूसरे को स्पर्श करें ऐसा स्थिति यही बनेगा। ऐसा अगर आप बना देंगे तीनों को लाइन से, तो तीनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, तो तीनों एक दूसरे को स्पर्श इस केस में कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो कैसा बनेगा। प्रश्न पूछ रहा है कि बीच में जो क्षेत्र बच गया ये कितना है, ये वाला क्षेत्र चाहिए मेरे को, समझ पा रहे हैं? ये वाला क्षेत्र चाहिए, कितना आएगा? ये क्षेत्र चाहिए। अब ये वाला क्षेत्र चाहिए, ये जो बीच में क्षेत्र बच गया है ना, यही क्षेत्र चाहिए, और बचे तो का तय है ना, सिक्कों को ऐसा रख के देखना ना, बीच में क्षेत्र बच जाएगा, यही क्षेत्र चाहिए। तो तीनों के सेंटर को पहले तो मिला देना, आप ध्यान से समझना कैसे बनेगा। तीनों के सेंटर को पहले तो मिला देना, ये देखो ऐसा मिलाएंगे तीनों के सेंटर को, तीनों के सेंटर को मिलाने बोल रहा हूं, तीनों वृत्त के सेंटर को मिला देना। अब ध्यान से समझना, तीनों वृत्त के सेंटर को मिलाए हो आप, थोड़ा ध्यान दो यहां पर, तीनों वृत्त के सेंटर को मिलाए हो तो ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? समबाहु क्यों बोल पा रहे हो? समबाहु क्यों बोल पा रहे हो? तीनों भुजाएं क्या है? चलो बराबर है, तो बताओ ये भुजा कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की है। समझ आ रहा है? क्यों 2 सेंटीमीटर की हो, सोच पा रहे हैं? ये देखो केंद्र से परिधि के पॉइंट को टच किया, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये एक और ये एक कितना हो गया? 2। ये एक और ये एक कितना हो गया? 2। ये एक और ये एक कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बन गया सर। अब आप क्या करो सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से जो त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है उसको क्या कर दो? माइनस। समझ आ रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो सर, यहां तक समझ आया ना? ये वाला क्षेत्र मेरे को चाहिए था, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र मेरे को चाहिए, तो डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं ये क्षेत्र, तो मैं क्या किया, तीनों के सेंटर को मिलाया, तो तीनों के सेंटर को मिलाया, तो तीनों का सेंटर ये देखिए, ये और ये तीनों के सेंटर को मिलाया तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, और ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं? क्योंकि ये एक है, वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बोला है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा भुजा हो गया 2, ये एक और ये एक, तो ये पूरा भुजा हो गया 2, ये एक और ये एक, तो ये पूरा भुजा हो गया 2, तो त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से जो त्रिज्या खंड बन रहा है ना, देखो ना, ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, देखो तो ये त्रिज्या खंड बन रहा है ना, ये देखो ये त्रिज्या खंड बन रहा है, यहां भी देखो ये त्रिज्या खंड बन रहा है, ये देखिए, और यहां भी देखो ये त्रिज्या खंड बन रहा है ना, और तीनों त्रिज्या खंड क्या है? सेम है, ये त्रिज्या खंड बन रहे हैं। इन त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? माइनस। तो वो तो बात का काम है, पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना आना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, मतलब कितना? ये खत्म हो गया क्या? √3 आ गया। √3 का वैल्यू मत रखो क्योंकि ऑप्शन √3 में ही है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो याद होगा ना यार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये एकदम रटा होना चाहिए, प्रूफ कराया था मैंने पढ़ाते समय, कहां से आता है ये पूरा मैंने प्रूफ कराया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए मतलब भुजा, तो ये भुजा है 2, तो √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, खत्म हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? √3 आया। अब ये पूरा क्षेत्र मेरे को मिल चुका है, ये पूरा क्षेत्र मेरे को मिल चुका है, कितना है? √3। अब इसमें से त्रिज्या खंड जो बन रहा है, त्रिज्या, ये देखिए त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित खंड, ये देखिए त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित खंड, इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। यहां भी त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित खंड, यहां भी त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित खंड, और तीनों त्रिज्या खंड क्या है? सेम। तीनों सेम क्यों है? क्योंकि 60-60 डिग्री के त्रिज्या खंड है, देखिए 60-60 डिग्री के त्रिज्या खंड है ना, 60-60 डिग्री क्यों है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है,
समबाहु त्रिभुज अपन पढ़े हैं, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा तो बराबर होता ही है, प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। मतलब ये त्रिज्या खंड जो है, देख पा रहे हैं, त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर, कोण क्या है 60। त्रिज्या खंड आपको समझाया था क्या होता है, ये देखो त्रिज्या खंड आपको बता रहा था मैं क्या होता है त्रिज्या खंड। जैसे ये आपने एक सर्कल बनाया, ये देखिए ये है, ये त्रिज्या खंड ऐसा, ये देखो ये मान लो 60 डिग्री का है, ये देखिए ये 60 डिग्री का त्रिज्या खंड, ये देखिए यही तो है, ये 60 डिग्री का त्रिज्या खंड ऐसा ही तो है, ये त्रिज्या खंड है 60 डिग्री का, ये देखिए इसी को त्रिज्या खंड बोल रहा हूं। समझ आ रहा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है क्या निकाले थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन निकाले थे, कहां से आया था, तो ये भी आपको समझाया था कि 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त 360 डिग्री क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360, तो थीटा डिग्री के क्षेत्रफल क्या निकाले थे अपन, पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू क्या थीटा। अब ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मेरे को चाहिए, ये देखिए 60 डिग्री का त्रिज्या खंड, और ऐसे कै ठो है, 3 ठो। तो या तो ऐसा काम करो कि सर किसी एक का निकालो, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो 3, समझ आ रहा है, या फिर एक ही साथ बोलो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, टोटल 180 डिग्री का त्रिज्या खंड बन रहा है। 180 डिग्री मतलब अर्धवृत्त बोल सकते हैं आप। ये देखो ना, एक साथ निकालो ना, अलग अलग क्या निकालना, 60 डिग्री, ये देखिए यहां भी 60 डिग्री का त्रिज्या खंड, ये देखिए, और यहां भी 60 डिग्री का त्रिज्या खंड, तो 60 60 60 सीधे 180 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। रेडियस तो सबका क्या है, 1 है, तो रेडियस 1 और थीटा कितना 180 डिवाइड बाई कितना 360, कितना आ जाएगा बोलो, पाई बाई 2। ये आ गया तीनों का मिला करके। आप किसी एक का निकालते, किसी एक का निकालने के लिए आर का वैल्यू 1 रखते और थीटा का वैल्यू क्या रखते 60, 60 से कितने बार कटता 6 बार, क्या आता पाई बाई 6, ऐसे कै ठो है 3 ठो, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करते तो घूम फिर के वही आता क्या पाई बाई 2। तो यहाँ तो एक ही बार में तीनों का 180 डिग्री का त्रिज्या खंड बन रहा है। 180 डिग्री मतलब अर्धवृत्त भी बोल सकते थे आप। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 180 बटा 360 पाई आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा यहां से। तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना मिला, पाई बाई 2। अब आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को क्या करना है, माइनस। इसमें किसको माइनस करेंगे, डाउट क्या है इसमें यार, सिंपल सा है। तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र ना, पूरा क्षेत्र। अब उसमें से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तभी तो अपने पास जो बीच में जो व्हाइट वाला सेक्शन है, ये वाला मिलेगा तुमको, √3 माइनस पाई बाई 2। सिंपल सा प्रश्न है, समझ आ रहा है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। लेकिन इसके लिए इससे पहले सारी जानकारियां बताया हो, ये देखो ना, सब बताया हो, कल भी तो यूज कर रहे थे, याद करो। एक त्रिभुज में तीनों कोनों पर गाय बांधे थे अपन, समझ आ रहा है, चरने के बाद कितना क्षेत्र बचेगा त्रिभुज का, अच्छा प्रश्न था वो। तो वहां पर भी तो 180 डिग्री का त्रिज्या खंड अंदर में बन रहा था। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना था 180, तो 180 डिग्री का त्रिज्या खंड अंदर में निर्मित हुआ था अपना, रेडियस सेम है ना, 67 डिग्री का त्रिज्या खंड, रेडियस सेम है वृत्त का। अब इसमें से 60 डिग्री का त्रिज्या खंड इधर से काट दो, ये देखो आप ऐसा काट दो 60 डिग्री का त्रिज्या खंड, क्या दिक्कत है, 60 डिग्री का त्रिज्या खंड ऐसा काट दो, भाई दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही तो होगा, क्योंकि सेम रेडियस वाले वृत्त के त्रिज्या खंड है दोनों, बन जाएगा। चलो एक बनाओ तो, अब 4 ठो वृत्त स्पर्श करते हुए रखोगे तो क्या बन जाएगा बीच में ऐसा, चतुर्भुज मतलब क्या, वर्ग। लिखो 4 वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 4 वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 4 वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि, किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि, किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि, किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं,
किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इन चार वृत्तों के बीच छूटे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इन चार वृत्तों के बीच छूटे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इन चार वृत्तों के बीच छूटे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इन चार वृत्तों के बीच, चारों वृत्त का रेडियस दिया है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर। बनाओ जल्दी से, चारों सेंटर को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग। ये तो सिंपल सा हो जाएगा यार। क्या 0.94, 0.84 क्या आ रहा है देखो, ऑप्शन क्या, ठीक है बढ़िया। देखो कैलकुलेशन करो, बनाओ बनाओ सभी लोग जल्दी से। ऐसा कुछ बनेगा, बन रहा है क्या, ऑप्शन सी आएगा, आ रहा है सी, 0.84 के अराउंड आएगा, बनना चाहिए था भाई, ये जल्दी से बनाओ, 0.84 के अराउंड आएगा ये। समरूपता पढ़ाऊंगा, समरूपता से बहुत प्रश्न बने हैं। क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, कब होंगे बताओ, दो त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे, समरूप सर्वांगसम दोनों में फर्क है कि नहीं है, समरूप, ठीक है बनाओ इसको, पहले बनाओ, बनाओ बनाओ सभी लोग जल्दी से, ठीक है, 0.84 के अराउंड आएगा, लमसम वही आएगा। सी आ रहा है यार, 0.84 के अराउंड आ रहा होगा, ठीक है। पाई में घटाना है कितना, 4, 4 में घटाओगे पाई, चार में घटाएंगे पाई, 4 मतलब 4, पाई मतलब 3.14, 0.86 के आसपास आ रहा है कुछ, है ना, लमसम वही आएगा। तो ऑप्शन में देख लो, उसी के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, लमसम लगाना है, 0.86 0.84 आसपास दिख रहे हैं आपको। देखिए ऐसा कुछ बनेगा स्थिति, जल्दी देखिए, इसके बाद एक तो समरूपता का प्रश्न कराऊंगा, समरूपता पढ़ाया नहीं हूं लेकिन एक प्रश्न कराऊंगा समरूपता का, सिमिलैरिटी का एक तो प्रश्न कराऊंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया था अभी, उसी को कराऊंगा, ध्यान से देखना। ऐसा कुछ बनेगा, ये वाला क्षेत्र मेरे को चाहिए, ये वाला, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेरे को चाहिए, ये क्षेत्र, अब ये क्षेत्र मेरे को चाहिए, तो मैं क्या किया, चारों के सेंटर को पहले तो मिला देता हूं, चारों के सेंटर को ऐसा मिलाया, ये देखिए, चारों के सेंटर को ऐसा मिला देता हूं सबसे पहले तो। अब चारों के सेंटर को मिलाने से फायदा क्या हुआ,
चारों के सेंटर को जब मैं मिलाया तो ये चारों का सेंटर मिल करके क्या बन गया, ये वर्ग। क्यों वर्ग बन गया, क्योंकि सर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सब क्या है, बराबर। बराबर कैसे हैं सर, ये देखो ना, सेंटर से ये हो गया रेडियस, सेंटर से ये हो गया रेडियस, सेंटर से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये रेडियस, और वृत्त का रेडियस कितना दिया था अपन को, 1। इसका मतलब ये भुजा कितना, 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो तुरंत आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो मिल गया कितना, 4। अब मेरे को ये जो त्रिज्या खंड बने हैं, त्रिज्या खंड वापस से देखो, ये त्रिज्या खंड पहला कितने डिग्री का है, 90। ये त्रिज्या खंड दूसरा कितने डिग्री का है, 90। ये त्रिज्या खंड तीसरा कितने डिग्री का, 90। ये त्रिज्या खंड चौथा कितने डिग्री का, 90। तो ये 4 ठो 90-90 डिग्री के त्रिज्या खंड, 4 ठो 90-90 डिग्री के त्रिज्या खंड बोलने का मतलब पूरा एक वृत्त हो गया। और हो जाएगा ना यार, 4 ठो 90-90 डिग्री का त्रिज्या खंड काटोगे मतलब पूरा एक वृत्त ही बन जाएगा। देखना तो काट के देखो एक बार, 4 ठो 90-90 डिग्री का त्रिज्या खंड काटते हैं, चलो चलो 4 ठो 90-90 डिग्री का त्रिज्या खंड काटो, देखना एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। अरे 4 ठो 90-90 मतलब 360 डिग्री हो गया है। ये देखो ना, ये 90 डिग्री का त्रिज्या खंड कटेगा ऐसा, ये 90 डिग्री का त्रिज्या खंड कटा ऐसा, ये भी 90 डिग्री का त्रिज्या खंड कटा, ये देखिए इस साइड भी 90 डिग्री का त्रिज्या खंड कटा ना, ये देखिए नीचे भी 90 डिग्री का त्रिज्या खंड कटा, और इस साइड भी 90 डिग्री का त्रिज्या खंड कटा। ये देखिए 4 90-90 डिग्री के त्रिज्या खंड, ये देखिए ये त्रिज्या खंड 90 डिग्री का है, ये देखिए ये त्रिज्या खंड 90 डिग्री का है, ये वाला भी त्रिज्या खंड 90 डिग्री का है, ये वाला त्रिज्या खंड भी 90 डिग्री का है, और ये वाला त्रिज्या खंड भी 90 डिग्री का है। तो 4 90-90 डिग्री के त्रिज्या खंड अगर मैं बोलूं मिल गए हैं, मतलब एक पूरा संपूर्ण वृत्त बन गया, क्योंकि 4 90-90 डिग्री के त्रिज्या खंड मतलब 360 डिग्री का त्रिज्या खंड, और 360 डिग्री का त्रिज्या खंड मतलब क्या, वृत्त ही हो गया, एक वृत्त हो गया। फिर भी मान लो आप दिमाग नहीं लगाए, आप बोले इन चारों का क्षेत्रफल चाहिए सर मेरे को, तो त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल आप लगा रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू क्या, थीटा। पाई को पाई रहने दो, आर का कितना वैल्यू रखा, 1, थीटा का कितना रखोगे, 360, तो 360 कट ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही बनेगा, पाई बन गया। इसका मतलब इन चारों का मिलाकर के क्षेत्रफल क्या है, पाई। अब वर्ग का क्षेत्रफल 4, इसमें से पाई माइनस कर दो, तो ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो पाई का वैल्यू कितना रख दो, 22/7 रख दो, या 3.14 घटा दो, 4.00 में से 3.14, 10 में 4 गया कितना, 6, 9 में 1 गया कितना, 8, यहाँ कितना 0.86 के अराउंड आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो है बहुत आसान क्वेश्चन ये बनेगा। बन जाएगा, एक ट्राई करो, थोड़ा सा समरूपता को समझा रहा हूं, थोड़ा सा समरूपता को समझा रहा हूं, क्या होता है समरूपता ये। समरूपता का अलग से पूरा एक टॉपिक है, पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो एक आध प्रश्न करा दे रहा हूं अभी मैं, लिखिए जैसे एक प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ये पढ़ाया नहीं हूं, थोड़ा मैं समझा रहा हूं कि ऐसा भी चालू होगा आगे चल के, प्योर ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री होगा ये, प्योर समझ आ रहा है, एंगल एंगल खेलना होगा इसमें, तो बहुत कुछ पढ़ना है, समरूपता सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता सर्वांग समता, ये सब पढ़ाऊंगा। एक प्रश्न बता रहा हूं मैं किस प्रकार का ये प्रश्न आता है, अभी रिसेंट ही पूछा गया था। लिखो, त्रिभुज एबीसी में भुजा बी ए पर एक बिंदु डी, भुजा बी ए पर, भुजा बी ए पर एक बिंदु डी तथा भुजा बीसी पर एक बिंदु ई, तथा भुजा बीसी पर
एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा BA पर एक बिंदु D तथा भुजा BC पर एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC यदि BD बराबर स्मॉल a, DA बराबर स्मॉल b, DA बराबर स्मॉल b, DE बराबर स्मॉल x, DE बराबर स्मॉल x तथा AC बराबर स्मॉल y तथा AC बराबर स्मॉल y, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिगर भी बना दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिगर भी बना दिया था, ये मैं दे रहा हूं बना के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा फिगर बना के दिया, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है ऐसा कुछ, दूसरा कथन है ऐसा कुछ, तीसरा है ये, चौथा है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। देखो ध्यान से समझो, क्या रहे बी, क्या लिया आंसर इसका? देखो थोड़ा समझना बात को, अच्छा कंसेप्ट है। देखो समरूपता क्या होती है, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? समरूप क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होता है, ध्यान से समझना। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, ध्यान से समझिए। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जैसे मान लो ये है त्रिभुज ABC और ये है त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज अगर क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, सिमिलर के लिए कंडीशन क्या है? सिमिलर के लिए कंडीशन ये है कि संगत कोण क्या हो जाए, इक्वल। साइज बड़ा छोटा चलेगा। आप बोल रहे थे ना एक के ऊपर एक ऐसा फिट बैठ जाए, उसको सर्वांगसम बोलते हैं। एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप कर दे, उसको सर्वांगसम बोलते हैं। मैं समरूपता की बात करता हूं। सिमिलर, तो दोनों सिमिलर कब होंगे? जब ये संगत कोण, कोण ए किसके बराबर होगा? कोण डी। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण ई। समझ आ रहा है? और ये जो कोण सी है, ये कोण सी किसके बराबर होगा? कोण एफ। कोण सी जो बराबर होगा ये होगा कोण एफ। इसको बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। समझ आ रहा है? संगत कोण अगर बराबर है, संगत कोण का मतलब समझ आता है? संगत याद करो, संगत कोण ऊपर है तो ऊपर, लेफ्ट है तो लेफ्ट, ऐसा कुछ बता रहा था मैं। वैसे ही देखो ना यार, सेम पोजीशन पे ये दोनों संगत कोण, ये दोनों क्या है? संगत कोण। ये दोनों क्या है? संगत कोण। संगत कोण बराबर होंगी, या फिर संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपात में होंगी। समझ आ रहा है? संगत भुजाएं बराबर नहीं बोल रहा हूं ना, कोण तो बराबर बोल रहा हूं, लेकिन संगत भुजाएं सेम रेशियो में होंगी। कहने का मतलब AB और DE का जो रेशियो होगा ना, AB और DE का जो रेशियो होगा, वही रेशियो किसका होगा? BC का और EF का, और वही रेशियो क्या होगा? AC का और DF का। इसी को बोलते हैं समरूपता, मोटा मोटा देखा जाए तो। है बहुत कुछ बताने को, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब एक के ऊपर दूसरा बैठ जाए, ऐसा।
सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब जैसे ये दोनों त्रिभुज, जब इसको उठा करके इस पर बैठाऊं तो ये दिखे ही ना, छुप जाए पूरा, उसी को बोलते हैं सर्वांगसम। समझ आ रहा है? तो सर्वांगसम की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वांगसम का प्रश्न में नहीं आता है, मेनली समरूपता का ही प्रश्न आता है। तो समरूपता का मतलब ये हुआ कि ये संगत कोण जो हैं बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ये सेम रेशियो में, बराबर नहीं सेम रेशियो में, तो ए बी और डीई का जो रेशियो है वही रेशियो होना चाहिए बीसी और ईएफ का, और वही रेशियो होना चाहिए एसी और डीएफ का। तो कैसे पहचानेंगे कि दो त्रिभुज समरूप हो गए? तो आप देखना ना, तीनों ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये क्या दिखेंगे? बराबर। संगत कोण अगर बराबर दिख रहे हैं इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गए हैं? गारंटेड वो त्रिभुज समरूप हो गए हैं। संगत कोण अगर बराबर दिखे, दो त्रिभुज ऐसे दिखे जिसमें कि संगत कोण क्या है? बराबर, या फिर खुद से बोल दिया कि संगत कोण बराबर है इसके, या खुद से बोल दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। कभी कभी तो प्रश्न में बोल देगा कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अगर बोला नहीं, जैसे कि यहां पर बोला क्या कि कोई दो त्रिभुज इसमें समरूप है, नहीं बोला, तो अगर बोल दिया तो अच्छी बात है, अगर बोल दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप, तो फिर तो आप फटाफट इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं। लेकिन अगर बोला नहीं, पहचानना हो, तो कैसे पहचानेंगे? यहां पे ध्यान से देखना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, बड़ा वाला दिख रहा है, और एक त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है? हैं। कैसे पहचाने हैं? संगत कोण क्या है? बराबर। कैसे संगत कोण बराबर? बड़े वाले त्रिभुज का देखना, ये वाला कोण और छोटे वाले का वही कोण, दोनों क्या है? बराबर। पहला कोण। दूसरा, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर। ये देखो, याद आ रहा है ऐसा? ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। याद करो, याद आ रहा है कुछ? ये देखो, याद आ रहा है? ऐसा, ऐसा, ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। कौन से कोण? संगत कोण। ये दोनों क्या है? संगत ही तो हैं। समझ आ रहा है? ये तो बी तो बराबर होगा ही, क्योंकि देखो छोटे वाले त्रिभुज का यही कोण और बड़े वाले त्रिभुज का भी यही कोण, तो दोनों कोण तो सेम ही चीज है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा। अब छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण संगत है, छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण दोनों संगत हैं, ये दोनों तो बराबर होंगे ही सर। कैसे बराबर होंगे? संगत कोण है, बराबर ही होंगे सर। ये देखो ना, अपन पढ़े हैं कि दो समानांतर रेखाएं, बोला है देखो डीई पैरेलल एसी के, तो डीई पैरेलल एसी के बोला है ये प्रतिच्छेदी, तो आपने पढ़ा है कि ऊपर तो ऊपर, राइट तो राइट, ये दोनों क्या है? संगत, बराबर होंगे, मतलब ये दोनों बराबर हैं। वैसे ही इसको देखो, ऐसा खींच दो, ये देखो ऐसा खींच दिए तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे, ऊपर तो ऊपर, लेफ्ट तो लेफ्ट। इसका मतलब ये कोण दोनों त्रिभुजों का बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, इसका मतलब तीनों संगत कोण क्या है? बराबर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज बीई डी, ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। समझ आ रहा है? ऐसे पहचानना पड़ता है। अब इसके लिए एक लाइन ये याद रख लो आप कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल लाइन खींचे ना, तो एक जो त्रिभुज नया जनरेट होगा समरूप त्रिभुज होगा ही। समझ आ रहा है? ये एकदम याद कर लो आप क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब किसी भी भुजा के, किसी भी भुजा के, जैसे ये वाली भुजा के समानांतर एक रेखा ऐसी खींच दिए, तो गारंटीड जो दो त्रिभुज जनरेट हो गए ना, एक पहले से बड़ा वाला था और एक अब कौन सा हो गया? छोटा, दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। एक जो पहले बड़ा वाला था और एक छोटा, ये दोनों क्या होंगे? समरूप। आप बोले सर ऐसा खींचोगे तो होगा क्या? ऐसा खींचोगे तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये बड़ा त्रिभुज, ये देखिए ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है और ये छोटा त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, होंगे ही। संगत कोण भी क्या होंगे? इसके बराबर। आप बोले ऐसा खींच दिए सर, ये देखिए इस भुजा के पैरेलल खींच दिए, जैसे आप यहां खींचे थे, मैं ऐसा खींच दिया, ये देखो ऐसा, इस भुजा के पैरेलल, इस भुजा के पैरेलल खींचा, तो आप बोले ये एक बड़ा त्रिभुज और ये एक छोटा त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल लाइन अगर आपने खींचा, तो दो ठो त्रिभुज का जो आप देख सकते हैं निर्माण हो चुका है, एक पहले से जो बड़ा वाला था और एक अभी नया नया छोटा वाला जो बना है, दोनों गारंटीड क्या होंगे? समरूप होंगे।
इसको रट लो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न इधर ही से आने की संभावना रहती है। ये बन गया तो काम खत्म। ये त्रिभुज है, इसके पैरेलल में ये रेखा खींचा, तो पहले जो त्रिभुज था ये देखिए, पहले जो त्रिभुज था एबीसी, और मान लो ये है डीई, तो मैं बोलूंगा त्रिभुज एबीसी जो है ये पैरेलल है किसके, त्रिभुज एडीई के, गारंटीड रहेगा। कैसे रहा सर, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो गए, बराबर। ये त्रिभुज एबीसी का कोण देखो ए, ये संगत है त्रिभुज एडीई के कोण ए के, दोनों तो कोण ए है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का पहला संगत कोण बराबर। अब त्रिभुज एबीसी का कोण देखो, कोण बी, ये संगत है त्रिभुज एडीई के कोण डी के, तो ये तो अपन पढ़े हैं सर कि दो समानांतर रेखा, ये प्रतिच्छेदी और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है। उसी प्रकार ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब संगत कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। आप कैसी भी भुजा खींचो, ये त्रिभुज पहले से था मेरे पास सर, त्रिभुज एबीसी, ये देखो मैं ये वाले के पैरेलल एक भुजा ऐसी खींच दिया, ये देखिए ऐसी, त्रिभुज एसी के मतलब ये सॉरी भुजा एसी के पैरेलल खींचा, ये देखिए डीई, तो एसी और डीई पैरेलल है, तो इस बार भी क्या बोलूंगा मैं, त्रिभुज एबीसी जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीई के, ये देखिए बीडीई के, समझ आ रहा है। मैं ऐसा खींच दिया, देखिए ये देखिए मैं ऐसा खींच दिया इस बार, ये त्रिभुज एबीसी है, ये देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, मैं त्रिभुज एबी के पैरेलल एक भुजा खींचा, इसको बोला मैं डीई, तो इस बार भी आप क्या बोलेंगे, त्रिभुज एबीसी जो है ये समरूप है त्रिभुज डीईसी के, ये देखिए ऐसा। तो त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के पैरेलल आप एक रेखा खींचिए, तो दो त्रिभुज जो बनेंगे, एक बड़ा एक छोटा, दोनों समरूप होंगे। किसी भी भुजा के पैरेलल आप एक भुजा बना दीजिए, किसी भी भुजा के पैरेलल एक रेखा खींचिए, तो जो बड़ा त्रिभुज था और ये नया छोटा त्रिभुज जो बना, दोनों समरूप होंगे। यहां भी दोनों क्या होंगे, समरूप, क्योंकि संगत कोण क्या आएंगे, बराबर आएंगे। सोच पा रहे हैं? यहां देखो ना, आप बोले सर यहां संगत कोण कैसे बराबर आएंगे, सोच पा रहे हैं, रेखा कोण जो पढ़ाया था, सोचो ना संगत कोण बराबर कैसे आएंगे। यहां पे तो संगत कोण बराबर दिख रहे थे, बड़े वाले त्रिभुज का कोण ए, छोटे वाले का भी कोण ए, दोनों तो बराबर ही होंगे ना यार। बड़े वाले त्रिभुज का कोण बी और छोटे वाले त्रिभुज का कोण डी, संगत है, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये पढ़े हैं। बड़े वाले त्रिभुज का कोण सी, छोटे वाले त्रिभुज का कोण ई, दोनों संगत हैं, बराबर होंगे। यहां देखो, बड़े वाले त्रिभुज का कोण बी, तो छोटे वाले का भी तो वही कोण बी, संगत, बराबर हैं। बड़े वाले त्रिभुज का कोण ए, छोटे वाले त्रिभुज का कोण डी, दोनों बराबर कैसे हैं, ये ऐसे हैं बराबर। देखो ये दोनों समानांतर रेखा जारी है, ये ऐसी प्रतिच्छेदी यहां से डल गई। अब देखो समानांतर के नीचे तो नीचे, प्रतिच्छेदी के इधर तो इधर ही, ये दोनों संगत कोण क्या हो गए, बराबर। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज का ये तो छोटे वाले त्रिभुज का ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। कैसे बराबर होंगे सर, ये देखो ये दोनों समानांतर रेखाएं जारी हैं, ऐसा प्रतिच्छेदी चल रही यहां से, ये देखिए समानांतर के इधर तो इधर ही, प्रतिच्छेदी के ऊपर तो ऊपर ही, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो तीनों संगत कोण बराबर होने की वजह से मैं दोनों त्रिभुजों को क्या बोल रहा हूं, समरूप, दोनों को समरूप बोल रहा हूं, दोनों को समरूप बोल रहा हूं। समझ आई बात यहां तक? चलो आ जाओ इस प्रश्न में। तो आपने क्या बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। आपने बता दिया कि त्रिभुज एबीसी जो है सर ये समरूप है त्रिभुज किसके, एबीसी जो समरूप है त्रिभुज किसके, डीबीई के, डीबीई के, ऐसा बता दिए। अब आप जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान। चलिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बड़े वाले का क्या लिया, एसी, बड़े वाले का क्या लिया, एसी, तो छोटे वाले का क्या लूंगा, डीई लूंगा। चलो बड़े वाले का क्या लिया, एबी, बड़े वाले का लिया एबी, तो छोटे वाले का क्या लूंगा, डीबी लूंगा। ऐसा सिंपल सा है ना। अगर त्रिभुज समरूप हैं, समरूप कैसे हैं, तो कोणों के एंगल के कंसेप्ट से समरूप हैं, संगत कोण तीनों बराबर हैं, समरूप हैं, तो फिर जो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो बड़े वाले का भुजा अगर मैं एसी लिया तो छोटे वाले का डीई, बड़े वाले का लिया एबी तो छोटे वाले का डीबी। वैल्यू रखो, एसी का कितना है, वाई, डीई का कितना है, एक्स,
ए बी का कितना है, ए बी है ए प्लस बी, और डी बी कितना है, ए। कैलकुलेशन करो, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, क्या निकालना है अपन को, देख लो कहां से क्या क्या निकल जाएगा। हाँ ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहां से, देखो a इंटू वाई अपॉन क्या, a प्लस बी। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी। x का वैल्यू a इंटू वाई अपॉन ए प्लस बी। कुछ दम नहीं था प्रश्न में, ये तो मैं पूरा आसपास की जुड़ी चीजें समझा रहा था, इसीलिए समय लगा है। आसपास की सारी चीजें समझा रहा था, इसीलिए समय लगा है मेरे को, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है इसमें। दस मिनट और देखना बस, थोड़ा सा वो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दे रहा हूं। प्रैक्टिस शीट कल आप लोग ले लीजिएगा, मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में, तो आज ही डल जाएगा। उसमें थोड़ा क्वेश्चन है क्षेत्रफल से संबंधित, वो बता दे रहा हूं। 10 मिनट और देख लो बस। ये समझ आया कि नहीं आया यार? समरूप थोड़ा सा समझ आ रहा है, क्या कंसेप्ट है समरूपता का? बहुत सिंपल सा है, देखो रेखा कोण यहाँ घुस गया, देखो रेखा कोण पढ़ाया था, संगत कोण क्या होते हैं यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो तो बहुत काम की चीजें हैं। बढ़ू आगे, ये तो समझ आ रहा है ना, समरूप हुए तो जो संगत भुजाएं समान अनुपात में, तो एसी और ईडी का जो रेशियो है वो एबी और डीबी के रेशियो के बराबर होगा। चलो ध्यान से देखो, एक प्रश्न यहां से आता है 2D में, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो अभी प्रतिशत सब बैच में नहीं पढ़ाया हूं, इसीलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन एरिया। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, तो आप क्या करना, प्रतिशत परिवर्तन का, प्रतिशत परिवर्तन का यह फॉर्मूला लगाना, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। बाकी प्रोसीजर से भी बनता है, अभी प्रोसीजर पे ध्यान मत दो, ये आसान रहता है। बस इसमें याद रखेंगे, वृद्धि का परसेंट को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और कमी का परसेंट को हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। इसमें याद रखिएगा बस, वृद्धि के परसेंट को हमेशा पॉजिटिव और कमी के परसेंट को हमेशा नेगेटिव। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। वृद्धि का परसेंट को हमेशा पॉजिटिव रखिए, कमी का परसेंट को हमेशा नेगेटिव। अब ध्यान से फटाफट देखिए, सबको लिख रहा हूं मैं। आयत का प्रश्न आया, आयत का प्रश्न आया, तो आयत के प्रश्न में आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, याद है ना? तो आयत में आपको जनरली दो डेटा देगा, दो डेटा। आयत में आपको जनरली दो डेटा देगा, दो डेटा। क्या बोलेगा, लंबाई में इतने परसेंट का वृद्धि, चौड़ाई में इतने परसेंट का कमी, दो डेटा देगा। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई अलग होता है, देखो इसका लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है। दो डेटा देगा, पहले नंबर पे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पहला परसेंट, और दूसरे नंबर पे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, दूसरा परसेंट। वृद्धि का है तो यहाँ पॉजिटिव पुट करना, कमी का है तो नेगेटिव पुट करना। समझ आ रहा है? जैसे मैं बोला, आयत की लंबाई में 30% का वृद्धि, चौड़ाई में 40% का कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, तो पहला प्रतिशत 30, दूसरा -40, पहला 30, दूसरा -40। उत्तर पॉजिटिव आया मतलब ओवरऑल वृद्धि, उत्तर नेगेटिव आया मतलब ओवरऑल कमी। तो आयत में याद रखिएगा दो डेटा देगा। वर्ग की बात करूंगा, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये पढ़े हैं आप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है ना, ए स्क्वायर। तो यहां पे एक ही डेटा देगा, एक ही डेटा, यहां पे एक ही डेटा देगा, वही होगा पहला प्रतिशत और वही क्या होगा दूसरा, एक ही डेटा देगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते। वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, ऐसा बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो वर्ग की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। वर्ग की भुजा, तो यहां पर प्रश्न कैसा बनाएगा, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका मतलब पहला प्रतिशत भी 10 और दूसरा भी 10। एक ही डेटा देगा, वही पहला और वही रहेगा दूसरा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप देखो ना, इधर पे बढ़ाए तो नया वर्ग क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब इधर बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात, इधर तो बढ़ेगा ही।
तो वर्ग में केवल एक ही डेटा देगा, आपको बोलेगा वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यहां 10, यहां 10, यहां 10, यहां भी 10। त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, a बटा 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहां पे दो डेटा देगा, एक आधार का और एक ऊंचाई का। पहले नंबर पे जो होगा उसको पहला परसेंट नाम देना और दूसरे नंबर पे जो होगा उसको दूसरा परसेंट। दो डेटा देगा, क्षेत्रफल के फॉर्मूले से समझ आता है यार। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई जनरल फॉर्मूला क्षेत्रफल का पढ़े हैं, तो यहाँ पे दो डेटा देगा, पहले नंबर पे जो होगा वो पहला परसेंट, दूसरे नंबर पे जो होगा वो दूसरा परसेंट। लास्ट में आता है वृत्त। वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहां भी एक ही डेटा देगा रेडियस का, बस वही होगा पहला और वही होगा दूसरा। ये प्रश्न आते हैं, बहुत आए हैं ये प्रश्न। वृत्त का रेडियस ही तो है, देखो ना, वृत्त में रेडियस ही तो है। अगर आप रेडियस को बढ़ा दिए तो नया वृत्त ये बनेगा ऐसा, इसका मतलब इधर बढ़ाया तो इधर भी उतना ही बढ़ेगा। प्रोसीजर पे अगले क्लास में बात कर लूंगा, प्रोसीजर भी सिंपल ही है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने पर काम और जल्दी बन जाता है। तो प्रैक्टिस शीट में इसके क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं ये जल्दी से बताया हूं आप लोग को। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 2D अभी पढ़ रहे हैं, 2D फिगर्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी मैं क्षेत्रफल की ही बात कर रहा हूं। 3D फिगर्स आएंगे तो आयतन में भी अपन देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन। तो क्षेत्रफल मतलब 2D, इसीलिए इससे काम चल जा रहा है ये वाले फॉर्मूले से, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। आयत में याद रहेगा दो डेटा देगा, लंबाई चौड़ाई आयत का अलग अलग होता है इसीलिए दो डेटा देगा। वर्ग में एक ही डेटा देगा क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। त्रिभुज में दो डेटा देगा क्योंकि आधार अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। वृत्त में एक ही डेटा देगा क्योंकि इधर भी आर और इधर भी क्या होता है, आर होता है। जैसे जल्दी से एक एग्जांपल लिखिए, नोट किए इसको, लिखिए आयत की लंबाई में 30% वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 30% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 40% वृद्धि की जाती है। और चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सही उत्तर देना यार, 82 आएगा। बयासी होगा ना यार। आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 40% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? सीधे वैल्यू रखिए। आप आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से डिटेल्ड प्रोसीजर से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान तो ये तरीका है। पहला प्रतिशत दे दिया 30, दूसरा प्रतिशत दे दिया 40, लगा दीजिए इसमें, पहला 30 दूसरा 40, पहला 30 दूसरा 40। चूंकि दोनों वृद्धि का है तो दोनों को पॉजिटिव रखो, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। कितना हो गया, 70 प्लस 12 कितना हो गया, 82। यहां तक पढ़ लो, प्रैक्टिस शीट को कल ले लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, निकाल के रखेंगे। जिस भी ब्रांच में रहेंगे उससे ले लीजिएगा, जिस भी ब्रांच में रहेंगे तीनों में से उससे ले लीजिएगा, मैं बोल दूंगा इनको। इसको पढ़ के आओ, अभी वाला क्लास नहीं लूंगा ना, वहां वाला थोड़ा मेरे को निकलना है अभी काम से, इसलिए लंबा खींच लो इसको, वहां वाला क्लास अभी नहीं लूंगा ना, पढ़ के आइए इसको।